चाइना का मंचूरिया रीजन ये वो जगह है जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और इस जगह की वजह से ही जापान को हार का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के लिए हिटलर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन इस वॉर में अगर जर्मन सैनिकों से भी ज्यादा अगर कुछ खतरनाक था तो वो थे जापानीज सैनिक, जिन्हें ह्यूमन बॉम्ब्स कहा जाता था। ये सैनिक न केवल मॉडर्न वेपन्स बल्कि ट्रेडिशनल वेपन्स लाइक खामा, कुटाना, मनार की घसारी और मार्शल आर्ट्स तक में माहिर थे। और इसी खतरनाक आर्मी की वजह से पिछले 2000 साल की हिस्ट्री में जापान को कोई भी फॉरेन एम्पायर सक्सेसफुली इन्वेड नहीं कर पाया था। अर्ली 20th सेंचुरी में जब यूरोपियन इंपीरियलिज्म का डाउनफॉल शुरू हुआ, उस समय भी जापान एशिया के मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स में से एक था, जिसने 1945 तक साउथ ईस्ट एशिया की 50% से ज्यादा कंट्रीज, पैसिफिक आइलैंड्स और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इतनी खतरनाक आर्मी और इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद भी जापान को इस वॉर में हार का सामना करना पड़ा। पर क्यों? 15 अगस्त 1945 ये वो दिन था जब जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया, जिसका रीजन हिरोशिमा और नागासाकी पर हुई न्यूक्लियर अटैक को माना जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? नहीं। एक्चुअल में जापान ने अमेरिका की वजह से नहीं बल्कि सोवियत यूनियन की वजह से दूसरे विश्व युद्ध में सरेंडर किया था। पर क्यों? आखिर चाइना के इस छोटे से शहर का दूसरे विश्व युद्ध के साथ क्या कनेक्शन है और आखिर वो क्या वजह थी जिनकी वजह से जापान को इस वॉर में हार का सामना करना पड़ा? और क्यों दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जापान को मिलिट्री ना रखने का ऑर्डर दिया गया? जानेंगे इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। 1852 तक जापान एक आइसोलेटेड कंट्री था, जहां पर किसी भी फॉरेन ट्रेडर का आना मना था, एक्सेप्ट नागासाकी, जहां पर अक्सर डचेस व्यापार के लिए आया करते थे। और अपनी इसी फॉरेन पॉलिसी की वजह से पिछले 2000 सालों की हिस्ट्री में जापान को कोई भी फॉरेन एम्पायर सक्सेसफुली इन्वेड नहीं कर पाया था। लेकिन फिर 1853 में अमेरिका के एक नेवी ऑफिसर मैथ्यू सी पेरी यहाँ पर आए, जिन्हें यहाँ के सैनिकों ने टोक्यो में एंटर नहीं होने दिया और नागासाकी जाने को कहा। मैथ्यू सी पेरी जापान के साथ में ट्रेड के लिए उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट मिलोट फिमोरा का लेटर लेकर आए थे। और जब सैनिकों ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने अपने मॉडर्न वेपन से समुद्र किनारे खड़े जापान के कई घर उड़ा दिए। इसके बाद मजबूरन जापान के सैनिकों को अमेरिका के साथ ट्रेड के लिए अपने पोस्ट को ओपन करना पड़ा। वहीं मैथ्यू सी पेरी का ये विजिट जापान के एम्परर के लिए भी एक आई ओपनर था, क्योंकि अमेरिका के मॉडर्न मिलिट्री वेपन्स के सामने जापान के सैनिक जो हथियार इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड थे। और इससे उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अभी दुनिया से कितने पीछे चल रहे हैं। जिसके बाद ही जापान में मेजी रिस्टोरेशन एरा शुरू हुआ, जहां से ही मॉडर्न जापान की असली कहानी शुरू होती है। और इस दौरान जापान और अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग अलाय भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी और वो ये कि इस पार्टनरशिप से सिर्फ अमेरिका को फायदा हो रहा था और जापान उसके लिए सिर्फ एक मार्केट का काम कर रहा था, जहाँ पर वो अपना सारा सामान लाकर सेल करता। कॉपर, जिंक, आयरन, ऑयल, ये सब कुछ उस समय जापान में अमेरिका से ही आता था। अमेरिका की जापान में बढ़ती इस प्रेजेंस से यहाँ के बहुत सारे नेशनलिस्ट नाखुश थे। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें डर सता रहा था कि जिस तरह ब्रिटेन ने साउथ एशिया पर कब्जा किया, ठीक उसी तरह अमेरिका भी उन पर कब्जा कर लेगा। जिसकी वजह से अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जापान ने अपने आसपास की कंट्रीज को इन्वेड करना शुरू कर दिया। 1895 में ताइवान और 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा किया। और इसी दौरान उसकी नजर पड़ी चाइना के मंचूरिया रीजन पर, जहां पर उस समय ऑयल, जिंक, कॉपर, आयरन और सोल्ट जैसे कई नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हुआ करते थे। और ये रीजन भी था कि जापान इस जगह को किसी भी हालत में पाना चाहता था। अर्ली 20th सेंचुरी तक जापान ने यहाँ के लोकल रूलर के साथ मिलकर किसी तरह इस मार्केट को कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो एक लौता देश नहीं था जो इस जगह में इंटरेस्टेड था। यहाँ पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से रशिया भी इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, जिसकी वजह से 1905 में जापान और रूस के बीच में युद्ध भी हुआ, जिसे बाद में ट्रीटी ऑफ पोर्ट्स ऑफ माउथ के जरिए खत्म किया गया।
लेकिन इस युद्ध में जापान से मिली हार ने रूस के प्रेस्टीज को हट कर दिया था और अब वो बस एक ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे वो जापान से अपनी इस बेइज्जती का बदला ले सके। वहीं ट्रीटी ऑफ पोर्ट ऑफ माउथ की वजह से अगले कुछ सालों तक मंचूरिया इन्वेडर्स के हाथों में आने से तो बच गया, लेकिन फिर 1931 में मंचूरिया के मुगदान सिटी के पास मौजूद एक रेलवे ट्रैक पर बम ब्लास्ट हुआ जो कि एक जापानीज कंपनी के अंडर आता था। जापान ने इस बम ब्लास्ट के लिए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और अपनी मिलिट्री को भेजकर इस जगह पर कब्जा कर लिया। हालांकि कई हिस्टोरियन मानते हैं कि ये बम ब्लास्ट तो सिर्फ एक बहाना था। जापान एशिया में अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा था, इसीलिए तो बस वो यहीं पर नहीं रुका और उसने जल्द ही चाइना के एक और बड़े शहर संघाई पर भी कब्जा कर लिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब कुछ यहाँ के एम्परर की मर्जी से नहीं बल्कि यहाँ की मिलिट्री जनरल्स के ऑर्डर्स पर हो रहा था। जापान की आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि उन्होंने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी तक बना रखी थी जिसे साकुराकी कहा जाता था। साकुराकी का प्लान प्राइम मिनिस्टर को मारकर देश में मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाने का था और इसीलिए 1932 में यहाँ के जूनियर लेवल नेवी ऑफिसर्स और आर्मी कैडेट्स ने मिलकर जापानीज प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी जो कि लगातार चाइना की इन्वेजन्स के खिलाफ बोल रहे थे। वहीं अमेरिका के लिए चाइना और जापान दोनों ही पैसिफिक रीजन में ट्रेड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए उसने पहले जापान को समझाने की काफी कोशिश की। यहाँ तक कि उसने जापान पर सैंक्शंस भी इम्पोज किए और कई एग्रीमेंट्स भी ऑफर किए, लेकिन जापान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। जापान की चाइना पर हो रहे लगातार इन्वेजन्स की वजह से 1937 में जापान और चाइना के बीच में जापानीज शिनो वॉर शुरू हो गई। जंग की वजह से आम लोगों को नुकसान होता देख एक टाइम तो ऐसा भी आया जब जापान के एम्परर खुद पीछे हटने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन जापानीज आर्मी का बुसादोकु यानी कि समुराई एटीट्यूड जो था वो किसी भी के भी सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था, स्पेशली चाइना के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि उस समय की जापानीज गवर्नमेंट में मौजूद ज्यादातर नेता समुराई क्लैंस या फिर मिलिट्री से ही आते थे, तो इसलिए उन्होंने भी इस फैसले में मिलिट्री का सपोर्ट किया। और इसी दौरान जापानीज पॉलिटिक्स में एक नया चेहरा भी सामने आया जो थे जनरल हिदाकी ताजो, जो 1941 से 1945 तक जापान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। जनरल हिदाकी ताजो का सिर्फ एक ही मोटो था और वो था एशिया से किसी भी हालत में वेस्टर्न प्रेजेंस को पूरी तरह खत्म करना, जिसमें कुछ गलत भी नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस मोटो की आड़ में जनरल हिदाकी ताजो खुद एशिया पर कब्जा करना चाहते थे और उन्होंने अपनी आर्मी को कुछ इस तरह से ट्रेन किया था कि दूसरे देशों के सोल्जर्स उनके सामने आने से भी डरने लगे। चाइना में एक जगह है नांगजान, जहां पर 1937 में वॉर के दौरान जापानीज सैनिकों ने हमला किया था और इस शहर की 80,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ में रेप किया। बुक द रेप ऑफ नैंकिंग के मुताबिक जापानीज सोल्जर्स शहर के लोगों के जीभ या फिर दूसरे पार्ट्स को काट कर उन्हें चौराहे पर लटका दिया करते थे या फिर उन्हें जिंदा जला देते थे। और यही नहीं, चाइना और दूसरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जीतने के लिए जापान ने इस वॉर के दौरान बायोलॉजिकल वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैक्टीरियाज को लोगों के अंदर जबरन इंजेक्ट किया जाता था, जिसकी वजह से कई रूलर्स ने तो जापान के सामने बिना लड़े ही घुटने टेक दिए। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजीज ने भी इतनी क्रुएल्टी नहीं दिखाई थी जितनी कि जापानीज सोल्जर्स ने पैसिफिक ओशन में दिखाई। जापानीज सैनिकों की हैरेसमेंट और रेप का शिकार हुई कई महिलाएं, जिन्हें कंफर्ट वुमेन के नाम से जाना जाता था, उनके परिवार तो आज भी उनके लिए आपको इंसाफ की मांग करते हुए दिख जाएंगे। खैर, इतने इन्वेजन्स के बाद जापान अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था, इसलिए अमेरिका ने अब वो किया जिससे जापान की पूरी इकोनॉमी हिल गई और वो था जापान पर ऑयल सैंक्शंस। दरअसल जापान उस समय अपना 80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करता था और जब अमेरिका ने ये सैंक्शंस लगाए तो इसकी वजह से जापान में ऑयल क्राइसिस आ गया। यही नहीं, जापानीज मिलिट्री में हथियार बनाने के लिए रबर और दूसरे रॉ मटेरियल्स की भी कमी होने लगी। अमेरिका चाहता था कि जापान चाइना को पाने की अपनी जिद छोड़ दे, वहीं दूसरे पैसिफिक कंट्रीज के साथ भी नॉन एग्रेशन डील साइन कर ले, लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया और जर्मनी और इटली, जो उस समय यूरोप में ब्रिटेन के साथ में ऑलरेडी जंग लड़ रहे थे, उनके साथ में ट्रिपैक्ट ट्रीटी साइन कर ली और फिर नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को पूरा करने के लिए एक के बाद एक अपने आसपास की सभी कंट्रीज को इन्वेड करना शुरू कर दिया। ताइवान और कोरिया तो पहले से ही जापान के कब्जे में थे, वहीं अब उसने मेनलैंड चाइना के साथ साथ हांगकांग, फिलीपींस, ताइवान, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार और यहाँ तक कि पैसिफिक आइलैंड्स, इन शॉर्ट
पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को अपने कब्जे में कर लिया, जहां पर उस समय डचीज और ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज हुआ करती थी। और क्योंकि ब्रिटेन और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज उस समय जर्मनी के साथ जंग लड़ने में बिजी थी, तो इसलिए जापानीज आर्मी को इन कॉलोनीज को जीतने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं आई। लेकिन जापान की आर्मी से जो एक गलती हुई वो थी हवाई के पर्ल हार्बर पर अटैक। दरअसल पर्ल हार्बर अमेरिका का सिर्फ एक नेवल बेस नहीं था, बल्कि यहाँ से वो पैसिफिक ओशन में अपने अलाइज और शिप्स को ऑयल भी सप्लाई किया करता था, जिसकी वजह से ही जापान की आर्मी भी इस बेस को सीज करना चाहती थी ताकि वो यहाँ के ऑयल टैंक्स को कैप्चर कर सके। 7 दिसंबर 1941 ये वो दिन था जब जापानीज आर्मी ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक किया और इसमें 2000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। और यही वो दिन भी था जिस दिन जापान ऑफिशियली दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बना था। जापान किसी भी तरह से अमेरिका को पैसिफिक ओशन से बाहर कर देना चाहता था, जिसमें वो शुरुआत में कामयाब भी रहा। लेकिन फिर 1942 में जापान की नेवी और अमेरिकन नेवी के बीच में बैटल ऑफ मिडवे हुई, जिसे ही एक्चुअल में जापान के इस विश्व युद्ध को हारने की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। दरअसल बैटल ऑफ मिडवे के दौरान भी जापानीज नेवी ने अमेरिका पर सरप्राइज अटैक प्लान किया था, लेकिन उसके एयरक्राफ्ट के रेडियो से मैसेज लीक होने की वजह से अमेरिका को इसके बारे में पहले ही पता लग गया, जिसकी वजह से जापानीज नेवी के कई शिप्स और एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए और इस वॉर में उससे इतना लॉस हुआ कि वो कभी से उभर ही नहीं पाया। वहीं न्यूक्लियर अटैक से पहले अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को भेजकर जापान के शहरों पर एयर बॉम्बिंग भी कराई थी, जिसमें न्यूक्लियर अटैक से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के इस ऑपरेशन की वजह से जापान में 5 लाख से ज्यादा सिविलियंस की जान गई थी और 1945 आने तक जापान की 4% पॉपुलेशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। वहीं उसकी मिलिट्री में भी अब बहुत कम सोल्जर्स बचे थे और इसलिए जो आइलैंड्स और कंट्रीज जापान ने इस युद्ध के दौरान जीते थे, उन सभी को ब्रिटेन वापस अपने कब्जे में करना शुरू कर देता है। वहीं 30 अप्रैल 1945 को खबर आती है कि जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ऑफिशियली ब्रिटेन के सामने सरेंडर कर देता है। वहीं इटली ने तो 1943 में ही सरेंडर कर लिया था, इसलिए अब इस विश्व युद्ध में जापान अकेला बचा था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में अकेले बचने के बावजूद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया और अमेरिका को अपनी आर्मी को यहाँ पर कूप के लिए भेजना पड़ा। मिलिट्री थी कि हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं यहाँ के आम लोगों ने भी अब अपने देश के लिए अमेरिकन सोल्जर्स के साथ में युद्ध करना शुरू कर दिया। वैसे भी इनमें से बहुत सारे लोग समुराई फैमिलीज को बिलोंग करते थे, जो कि मार्शल आर्ट्स और ट्रेडिशनल जापानीज वेपन्स को चलाने में माहिर थे, जिसकी वजह से इस कूप के दौरान कई अमेरिकन सोल्जर्स की जान चली गई। और अमेरिका को भी समझ में आ गया कि जापान इस तरह से तो सरेंडर नहीं करने वाला है और ये विश्व युद्ध जितना लंबा चलेगा, इससे उसकी इकोनॉमी को उतना ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा। और इसीलिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अटैक किया, जो कि उस समय जापान का मिलिट्री हब हुआ करता था। लेकिन इस अटैक के बावजूद भी जापानीज मिलिट्री सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा अटैक किया, जो कि जापान की उस समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी थी। इन 2 शहरों पर गिरे न्यूक्लियर बम अटैक के बाद अमेरिका को पूरा यकीन था कि अब जापान को इसके आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे और हुआ भी ऐसा ही। 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा हिरोतो ने अमेरिका के सामने सरेंडर एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सरेंडर अमेरिका की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि सोवियत यूनियन की वजह से हुआ था। जी हाँ, दरअसल हिरोशिमा पर हुए न्यूक्लियर अटैक के दूसरे दिन यानी कि 7 अगस्त को ही सोवियत यूनियन ने भी जापान के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया था और चाइना के मंचूरिया, जो कि उस समय तक जापान के ही कब्जे में था, वहां पर जापानीज सैनिकों के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया। जापान एक टाइम पर इस हालत में 2 देशों के साथ जंग नहीं लड़ सकता था और अब उसे सिर्फ ये तय करना था कि वो किसके आगे सरेंडर करना चाहता है, सोवियत यूनियन या फिर अमेरिका। सोवियत यूनियन के साथ में जापान की एक वॉर हिस्ट्री रही थी, जिससे उनका प्राइड जुड़ा था, खास तौर पर 1905 की रूसो जापानीज वॉर, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। और यही रीजन था कि जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया। इसके बाद 1945 से लेकर 1952 तक जापान अमेरिका के ही अंडर रहा और इस पीरियड को जापानीज हिस्ट्री में ऑक्यूपाइड जापान कहा जाता है और पीस ट्रीटी साइन करने के बाद ही जापान को अपनी आज़ादी वापस मिली थी। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज को डर था कि कल को जापानीज आर्मी फिर से किसी देश को इन्वेड कर सकती है,
इसलिए जर्मनी की तरह जापान की आर्मी को भी डीमिलिटराइज कर दिया गया और सिक्योरिटी के तौर पर सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रखने की परमिशन दी गई। तो ये थे वो कारण जिसकी वजह से जापान दूसरा विश्व युद्ध हारा था और उसने अमेरिका के सामने सरेंडर किया था। वैसे इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।